और अब खोलते हैं नक्सल के नए अवतार की फाइल। जो नक्सलवाद जमीन की लड़ाई से पैदा हुआ था, वो जंगलों से होता हुआ आखिर कैसे दिमागों में बैठ गया। आखिर एक गांव से और खेतों से निकला नक्सल शहरों में कैसे डट गया। कचहरी में अब इसी दिमागी नक्सल का टेस्ट। नक्सल सिर्फ 4 अक्षर का एक शब्द, लेकिन इन 4 अक्षरों के पीछे छिपी है लगभग 6 दशक लंबी दास्तान। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी जमीन के सवाल से, फिर बदली व्यवस्था बदलने की लड़ाई में, और फिर पहुंची हथियारबंद माओवादी आंदोलन तक। और आज इसी शब्द की एक नई परिभाषा राजनीतिक बहस में सुनाई दे रही है, और वो है दिमागी नक्सल, जो इंट्रोड्यूस हुआ देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, वो भी लाल किले की प्राचीर से। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। यानी नक्सलवाद अब सिर्फ जंगल में बंदूक लेकर लड़ने वालों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं रह गया है। अब सवाल विचारधारा का है, सवाल उसके समर्थन का है, सवाल असहमति का है। लेकिन असर देखिए, प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल नाम का एक नया शब्द गढ़ा तो उनके विरोधी कहने लगे, मैं भी दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? दिमागी नक्सली जंगलों में बेहरों में नहीं रहते, ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है। अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जेनजी जिसको बोला जा रहा है। दिमागी नक्सली का अर्थ क्या है? जो लोग सफेद पोश लोग हैं, जो छुप करके और देश में अराजकता फैला रहे हैं। जाहिर है सत्ता पक्ष की तरफ से एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिशों को विपक्ष ने भांप लिया, और नैरेटिव के जवाब में एक नया नैरेटिव खड़ा कर दिया गया, मैं भी दिमागी नक्सल। अब यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर 59 साल में नक्सल शब्द का मतलब इतना बदल कैसे गया? आखिर 59 साल पहले का नक्सल आज दिमागी नक्सल कैसे हो गया? इस कहानी की शुरुआत होती है 60 के दशक के आखिरी वर्षों से। तारीख 25 मई 1967, जगह नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग इलाके का एक छोटा सा गांव। यहाँ जमीन के मालिकाना हक और किसानों के अधिकार का सवाल धीरे धीरे इतना उग्र हुआ कि एक भीषण किसान आंदोलन में बदल गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें 11 प्रदर्शनकारियों के अलावा एक पुलिस सब इंस्पेक्टर भी मारा गया। उस समय सवाल बहुत सीधा था कि जिस जमीन पर किसान खेती करता है, उस जमीन पर उसका हक कितना है? भूमि असमानता, जमींदारी संबंध और ग्रामीण शोषण जैसी शिकायतों ने इस आंदोलन की जमीन तैयार की, और यहीं से निकला एक नाम, नक्सलबाड़ी। और नक्सलबाड़ी से निकला एक नया राजनीतिक शब्द, नक्सल। आरंभिक तौर पर तो इसको ये मानता हूं कि ये कोई हिंसक आंदोलन नहीं था, लेकिन बाद में जो जुड़ाव हुआ और इसको हिंसा इसके साथ जोड़ी गई, विशेष रूप से जो चीनी माओवाद का इसमें विलय हुआ, इसमें उसका रस घोला गया, तो हिंसक स्थितियां पैदा होने लगी। और हमने बस्तर में देखा भी कि माओवाद एक अच्छे उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ था कि आदिवासियों को उनके हक मिलें, जंगल जमीन के हक मिलें, लेकिन जो हिंसक रूप उसने लिया, उससे जनजीवन तकलीफ में आया और आदिवासियों का विकास रुका, बच्चों की शिक्षा रुकी, स्वास्थ्य रुका, विकास रुका, सड़कें रुकी, सब तरह की परेशानियां हुई। लेकिन तब नक्सलबाड़ी सिर्फ एक स्थानीय किसान विद्रोह बनकर नहीं रह गया था। इस आंदोलन के पीछे जो विचार थे वो दूसरे इलाकों तक पहुंचे। बाद में इस आंदोलन के 3 बड़े चेहरे सामने आए। एक थे चारू मजूमदार, दूसरे कानू सान्याल और तीसरे जंगल संथाल। और देखते ही देखते नक्सल आंदोलन ने एक बड़ा वैचारिक रूप लेना शुरू कर दिया। जमीन का सवाल धीरे धीरे सत्ता और व्यवस्था बदलने के सवाल में बदल गया।
फिर आया साल 1969। कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर से निकली एक धारा ने CPI-ML यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी का गठन किया। अब नक्सलवाद सिर्फ पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव तक सीमित नहीं था। ये पश्चिम बंगाल से निकलकर बिहार, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लगा। आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2013 में देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। एक वक्त देश का लगभग 17% भूभाग रेड कॉरिडोर के दायरे में था। लगभग 12 करोड़ की आबादी इससे प्रभावित थी। बाद में शहरों के विश्वविद्यालयों के कुछ युवाओं तक भी इसकी वैचारिक पहुंच बनी। यानी जिस आंदोलन की शुरुआत गांव के खेत से हुई थी, उसकी बहस बाद में विश्वविद्यालयों और शहरों तक पहुंच चुकी थी। नक्सल का मतलब बदल रहा था। मैं जो इनके समर्थन में, जिनको पॉपुलर लैंग्वेज में अर्बन नक्सल कहते हैं, वो बुद्धिजीवी भाइयों को सवाल करना चाहता हूं। आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को मैं स्वीकार नहीं करता मान्यवर। ये मानवतावादी नहीं है, नक्सलियों के समर्थक है। फिर एक और बड़ा बदलाव आया। सरकारों और नक्सली संगठनों के बीच संघर्ष बढ़ा। कई संगठन बने, कई टूटे, कई नाम सामने आए और दशकों के दौरान नक्सलवाद का सबसे मजबूत आधार देश के आदिवासी और वन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में दिखाई देने लगा। नक्सल हिंसा की इतनी खतरनाक तस्वीरें आईं जिसने देश को हिला दिया। जैसे 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 CRPF जवान मारे गए। 2010 में पश्चिम बंगाल का सिल्दा कैंप अटैक, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के 24 जवान मारे गए। 2013 का जीरम घाटी हमला, 27 लोग मारे गए। 2018 का सुकमा IED अटैक, 9 CRPF जवान मारे गए। 2019 में गढ़चिरौली के बारूदी सुरंग ब्लास्ट में 15 पुलिसकर्मी मारे गए। 2023 का दंतेवाड़ा IED ब्लास्ट, 10 DRG जवान मारे गए। कई नक्सल प्रभावित इलाकों में जल, जंगल, जमीन के मुद्दों की आड़ में हिंसा का खेल खेला गया। और एक समय में ऐसा वक्त था जब इन्होंने कहा कि हमारा रेड कॉरिडोर पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक था। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरे देश में विभिन्न इलाकों में भयंकर हत्याएं, लूट, आगजनी, मारपीट ऐसे घटनाएं कारित की। और एक बड़ा कैडर था, सशक्त PLGA की बटालियन थी जो आर्मी से भी लड़ने का हौसला रखती थी और देश को हमेशा इन्होंने खुली चुनौती के रूप में दिया। फिर 2004 आया जब CPI माओइस्ट का गठन हुआ। नक्सलियों का एक बड़ा धड़ा एक छतरी के नीचे आ गया था। तब हुआ ये कि पीपल्स वॉर ग्रुप नाम का नक्सल संगठन का माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया यानी MCCI में मर्जर हो गया। इसके बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट कहलाए और इसके बाद नक्सलवाद शब्द राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस में और ज्यादा मजबूती से स्थापित हो गया। सुरक्षा बलों के कई बड़े ऑपरेशन हुए। नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारों ने विकास योजनाएं बढ़ाई, सड़कें पहुंची, कम्युनिकेशन के साधन पहुंचे, प्रशासन की पहुंच बढ़ी और पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने नक्सली हिंसा में भारी गिरावट को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2019 से 15 जनवरी 2026 तक 7,409 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 5,880 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। आपको कुछ दिन पहले का ये वीडियो याद होगा। ये नए बदलाव की कहानी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो फैशन शो हुआ, उसमें कैटवॉक करने वाली जो महिलाएं हैं वो पहले नक्सली हुआ करती थी। हाँ, नक्सलवाद की बंदूक कमजोर हुई, लेकिन नक्सल शब्द खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका इस्तेमाल एक नए राजनीतिक अर्थ में होने लगा। पहले आया अर्बन नक्सल, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। ये शब्द उन लोगों के लिए राजनीतिक बहस में इस्तेमाल किया जाने लगा जिन पर माओवादी विचारधारा का समर्थन करने या उसे वैचारिक आधार देने के आरोप लगाए गए।
हालांकि इस पर भी विवाद हुआ कि किसे अर्बन नक्सल कहा जाए। वो विवाद अभी थमा भी नहीं कि अब नया शब्द लॉन्च कर दिया गया, दिमागी नक्सल। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। तो हथियार वाला नक्सल अलग और दिमाग वाला नक्सल अलग, और इस फर्क ने सियासत में नई बहस छेड़ दी। जो बात पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से की, उसकी व्याख्या केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत में की। प्रधानमंत्री जी ने पूरा संदर्भ भी बताया कि इस देश में जो माओवाद है, जो नक्सलवाद है, जो बंदूक लेकर के देश के खिलाफ लड़ाई करता है और इनोसेंट लोगों को मारता है और संविधान को ख़त्म करने के लिए जो बात कहता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब शहरों में से दिमागी नक्सल वाला बच गया है, उसको भी निपटना होगा, उसको भी देखना होगा। लेकिन विपक्ष ने इस राजनीतिक शब्दावली को एक नया हथियार बनाने में देर नहीं की। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम से लेकर अरविंद केजरीवाल और महबूबा मुफ्ती तक तमाम बड़े नेता खुद को फख्र से दिमागी नक्सल कह रहे हैं। तो इस यात्रा पर नजर डालिए कि 1967 का नक्सल मतलब जमीन और किसान आंदोलन, फिर नक्सल मतलब क्रांतिकारी माओवादी राजनीति, फिर नक्सल मतलब हथियारबंद माओवादी हिंसा, फिर अर्बन नक्सल मतलब शहरी वैचारिक समर्थन का आरोप, और अब दिमागी नक्सल मतलब विचार और वैचारिक समर्थन की नई राजनीतिक परिभाषा। ये माना जाता है कि जो नक्सली हैं उनके लिए जो एक वैचारिक सहयोग करने वाले लोग, जो शहरों में लोग हैं, अकादमिक लोग हैं, जो वैचारिक रूप से ज़्यादा सशक्त हैं, वे उन नक्सलियों को सहयोग करते हैं। इस तरह से उन लोगों को अलग थलग करने के लिए अर्बन नक्सल का शब्द का उपयोग होता आया है और एक विचारधारा के लोग करते आए हैं। यानी नक्सलवाद की कहानी जितनी जमीन पर लड़ी गई उतनी ही शब्दों में भी लड़ी गई। तो नक्सलबाड़ी से दिमागी नक्सल तक ये कहानी सिर्फ नक्सलवाद की कहानी नहीं है, ये भारत की राजनीतिक भाषा के बदलने की कहानी भी है।